गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद। सबसे पहले बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। अर्थात निरंतर जीवन में व्यक्ति को गतिशील बने रहना चाहिए। कुछ ऐसी अमिट छाप जीवन में संसार के लोगों के लिए छोड़ना चाहिए जिसे देखकर या जिसे पढ़कर लोग उससे प्रेरणा ले सके। बात करते हैं कवि के जीवन परिचय की। तो इनका जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। प्रमुख सम्मान इनको जो मिले हैं साहित्यकार के सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी अलंकृत हुए हैं। मृत्यु इनकी सन 1985 में हुई थी। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। लोक का मतलब लोक जीवन के अत्यधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की वेदना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया है। मर्म का मतलब रहस्य, कि वास्तव में घर क्या होता है उसको इन्होंने घर की याद में दर्शाने की कोशिश की है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती का मतलब परेशान करती है। कवि जो है वो विस्थापित है, अर्थात घर से दूर है, जेल में है और इसी कारण उसे घर की अत्यधिक याद आ रही है। कवि के स्मृति संसार में, स्मृति संसार मतलब जो यादों का संसार है, उसमें उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा के साथ और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। ये कवि का परिचय था। अब हम बात करते हैं कविता की। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। निरंतर वर्षा हो रही है। कवि जेल में है और जेल में बैठे हुए वर्षा काल में, वर्षा के उस समय में कवि को अपने घर परिवार की याद आ रही है। उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कवि कि आज पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा आज वर्षा हो रही है और रात भर गिरता रहा है और निरंतर पूरी रात्रि वर्षा हो रही है। प्राण मन गिरता रहा है और कवि का प्राण और उसके मन जो है वो दुख से घिर रहे हैं। अर्थात दुख चारों ओर से कवि के मन और प्राणों को घेरे हुए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। अब कवि को क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि वर्षा काल में निरंतर उसे अपने
घर को वो तैरते हुए देख रहा है, स्मृति में उसे अपने घर की याद आ रही है। उसकी दृष्टि में उसको क्या नजर आ रहा है? उसका परिवार, उसका घर। घर की मुझसे दूर है जो, और घर से, क्योंकि कभी घर से दूर है इसीलिए उसे घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। और घर क्या होता है? खुशी से जो परिपूर्ण है। घर खुशी का पूर्ण है, जो पूर्ण का मतलब परिपूर्ण है। मेरा जो घर है वह खुशी से परिपूर्ण है, चारों ओर खुशियां उस घर में निवास करती है। तो इसीलिए जो उसका घर है उसकी उसे याद आ रही है, क्योंकि उस समय वह घर पर नहीं है। अब घर में कौन कौन है? कवि उनका भी परिचय दे रहा है कि घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। और घर है, घर में चार भाई हैं, कवि बता रहे हैं कि चार भाई हैं, और मायके में उनकी बहन भी आई हुई है, एक बहन भी है उनके। बहन आई बाप के घर, बहन अपने पिता के घर आई हुई है, हाय रे परिताप के घर। और पिता के घर क्या है? तो वास्तव में उस दुख में डूबे हुए परिवार के घर में आई है। परिताप का मतलब है कष्ट, दुख। जो दुख से पीड़ित पिता है उनके घर में वह आई है। और परिताप क्यों कहा यहाँ पर, कष्टमय क्यों कहा? क्योंकि कवि वहां पर नहीं है, एक सदस्य वहां पर नहीं है और सब लोग उसको भी याद कर रहे होंगे, इसलिए वह घर जो है वह कष्टमय बना हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि वह उस दुखी के घर में प्रवेश उसने किया है। एक तरह से घर के घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, और जो मेरा घर है वह सब लोग वहां पर आज इकट्ठे हो गए हैं। सब कितने कब जुड़े हैं? शायद सब लोग पहले कभी इस तरह इकट्ठे नहीं हुए होंगे। क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि उन सबको मेरी चिंता है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि वह जेल में है इसलिए सब लोगों को मेरी चिंता होगी, इसीलिए सब लोग आज इकट्ठे होंगे। चार भाई चार बहने, चार भाई हैं और चार बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहने, और भाई तो क्या है? भुजा की तरह है, जो अपने आप में सुरक्षा का एहसास कराने वाले हैं। पिता के लिए जो भाई है वो भुजा की तरह है, प्यार बहने। और घर परिवार में खिलखिलाने वाली जो बहनें हैं वो एक तरह से प्यार फैलाने वाली है, प्यार को बांटने वाली है। आगे देखते हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब माँ की बात कर रहे हैं कि माँ कैसी है? बिना पढ़ी लिखी, अर्थात अनपढ़ है। दुख में वह घड़ी मेरी, और काफी दुख, काफी कष्ट उसने सहन किए हैं, काफी दुखों को उसने सहन किया होगा मेरे जेल जाने के बाद। माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ ऐसी होती है जिसकी गोद में अगर एक बार से रख लिया जाए तो फिर व्यक्ति सारे जहान के कष्टों को भूल जाता है, और वह स्थिति लेखक की भी हुआ करती थी। माँ की जिसकी स्नेह धारा कहाँ यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। और कवि के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं है और वो वास्तव में प्रेम की एक अविचल बहने वाली धारा है, और उसका यहाँ तक भी उसके प्रेम का एहसास मुझे यहाँ जेल में भी होता है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि उसे लिखना नहीं आता। अगर उसे लिखना आता तो उसका पत्र भी मुझे निश्चित रूप से प्राप्त हुआ होता। तो ये मलाल कवि को मन ही मन खा रहा है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण में नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। और पिताजी की बात कर रहे हैं कि पिताजी किस तरह है? शारीरिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली है, तो उनको कभी बुढ़ापा उनके नजर नहीं आया। इतने अपने आप को फिट रखते हैं, एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण के लिए भी उनको कभी बुढ़ापा नहीं आया। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। और पिता इतने उत्साहित रहते हैं हमेशा कि अभी भी वृद्धावस्था में भी वो दौड़ सकते हैं और खिलखिलाते हैं, आनंद से वो रहना पसंद करते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रसता। और मौत के आगे में जो कभी हार मानने वाले नहीं है, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए उससे भी वो घबराते नहीं है। शेर के आगे न बिचके, और शेर जैसे भयानक हिंसक प्राणी से भी वो कभी घबराते नहीं है। बोल में बादल गरजता, उनकी वाणी में जो है एक तरह से बादल की गर्जना होती है। काम में जंजाल रसता, और काम इतने फुर्ती से करते हैं जैसे तेज वायु होती है,
उसी प्रकार की वह कार्य में शीघ्रता रखते हैं। झंझा का मतलब होता है तेज वायु या आंधी, आंधी की तरह तेज काम करना वो पसंद करते हैं। यहाँ तक हमने पहले पदों का अनुवाद किया। नेक्स्ट पदों का अनुवाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वीडियो नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वाली क्लास में हमने बात की थी कि जो कवि है वह जेल में कैद है और उसे निरंतर अपने घर की याद आ रही है। पिता के बारे में बताया, भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में उसने बात की थी। अब कवि आगे क्या बात कर रहे हैं? अपने दुख को व्यक्त करते हुए कवि यहाँ पर अपने पिता के बारे में कह रहे हैं कि वो किस तरह के हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्धन हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, आज गीता पाठ करके। और पिताजी जो है उसका निरंतर जो दैनिक नित्य क्रम था वो था गीता पाठ करना। तो कवि कह रहे हैं कि आज भी उन्होंने गीता का पाठ किया होगा और दंड 260 करके 260 दंड वह रोजाना करते हैं, खूब मुक्तर हिला लेकर। और जो मुक्तर होता है जिससे व्यायाम किया जाता है उसको खूब देर तक हिलाकर और कसरत करने में का काम करते हैं। जबकि नीचे आए होंगे नेट जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में फिर रहा है। जब वो नीचे आए होंगे छत से व्यायाम करके कसरत करके तो नैन जल से छाए होंगे, तो उनके नेत्रों में निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा होगा, निरंतर उनकी आंखें बह रही होगी। क्यों बह रही होगी? क्योंकि कवि जेल में है, उनका एक पुत्र जेल में है, इसलिए वो आंखों से निरंतर आंसू बहा रहे होंगे। इसीलिए कवि की आंखों में निरंतर अपने घर की स्मृति आ रही है। चार भाई चार बहनें भोजा भाई प्यार कहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। और भाई और बहनें हम पहले बात कर चुके हैं कि भाई जो है भुजा के समान है घर में और बहनें जो है वो प्यार का स्वरूप है। तो खेलते या खड़े होंगे, या तो खेल रहे होंगे या खड़े हुए बातचीत कर रहे होंगे आपस में, नजर उनको पड़े होंगे। जब इस तरह खेलते या खड़े हुए बात करते हुए पिता को वो भाई बहन मेरे नजर आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण में नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवी का नाम लेकर। जब चार बच्चों को खेलते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन पांचवा उनका बेटा जब मैं वहां नहीं मिलूंगा तो क्या करेंगे? वह रो पड़े होंगे बराबर, वह निरंतर रोने लग गए होंगे जब उन्हें मैं वहां पर मिला नहीं होगा। जब वो मुझे न पाएंगे तो निरंतर वो मुझे न देख करके रोएंगे पांचवे का नाम लेकर। पांचवा क्योंकि मैं हूँ और मुझे न देखकर वह वास्तव में रोने लग गए होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा, अपने आप को कवि कह रहा है कि मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ। मैं पांचवा जो पुत्र हूँ उनका बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। मैं दुर्भाग्यशाली इसलिए हूँ कि पिताजी जो है वो मुझे निरंतर सोने पर सुहागा कहते थे, लेकिन आज ही मैं उनके पास नहीं हूँ, आज मैं उनसे बड़ा दूर हूँ और इसीलिए मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बना हुआ हूँ अभागा। आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके सोने के समान जो अन्य पुत्र हैं उन्हें आज बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। आज उनसे शायद वह दूरी बनाकर रखे हुए होंगे, आज उनको उन्होंने दूर कर दिया होगा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि सोने पर जो सुहागा के रूप में जो मैं था वो तो मैं आज यहाँ जेल में बैठा हुआ हूँ, मैं तो कैद में हूँ, मैं उनके पास नहीं हूँ, मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ। तो इस तरह कवि अपनी वेदना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। माँ अपने पिता को, उनके पति को यानी कवि के पिता को संतुष्ट करते हुए कहती होगी, जब पिता दुखी होते होंगे तो माँ उनको धैर्य बनाते हुए कहती होंगी कि दुख कितना बहा होगा, कि कितना दुख उनके मन में कितनी पीड़ा होगी, फिर भी वो कह रहे हैं कि आंख में किस लिए पानी, कि आपकी आंखों में पानी किस लिए, आप क्यों रो रहे हैं, वहां अच्छा है भवानी,
कि हमारा पुत्र भवानी निश्चित रूप से वहां पर अच्छा ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी नीति ही है। कि आपके पद चिन्हों पर, आपके प्रेरणा के फलस्वरूप ही हमारा भवानी जो है वह जेल में गया है। आपकी ही लीक पर वह चल रहा है। लीक का मतलब प्रेरणा, आपने जो मार्ग बताया था उसी पर चलते हुए वो वहां पर पहुंचा है और आपका मन उसने समझ लिया था और अपना पल समझकर वो वहां पर गया है तो सही ही है। वह किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करके नहीं गया है, इसलिए आपको उस पर गर्व होना चाहिए। पाँव जो पीछे हटाता कोप को मेरी लजाता, यदि वह अपने पैर पीछे हटाता, अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित हो जाता तो निश्चित रूप से वो मेरी कोप को भी लज्जित करता। मुझे उसको उसके माँ होने पर निश्चित रूप से लज्जा आती, शर्म आती, लेकिन मेरे पुत्र ने एक अच्छा काम किया है इसलिए मुझे उस पर गर्व है। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह आप कच्चे न हो अर्थात कमजोर मत बनो। रो पड़ेंगे और बच्चे, जब आप ही कमजोर हो जाओगे, आप ही दुखी रहोगे तो दूसरे बच्चों का और क्या कौन संभालेगा, उनको उनका क्या हाल होगा। तो इस तरह माँ जो है वह पिता को धैर्य बना रही होगी। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, दीन में खोता कहाँ हूँ। और पिता जब उनको जवाब दे रहे होंगे तो कैसे दे रहे होंगे कि हाय कितना सहा होगा, हाय कितना दुख उन्होंने मनी मन सहा होगा और सहते हुए क्या कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, दीन में खोता कहाँ हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरसो बे न बरसे, पांचवे को बे न तरसे। कवि कह रहा है कि हे सजीले सावन, हे हरे भरे हरियाली फैलाने वाली सावन की ऋतु है, उसको संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे सजीले सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे पवित्र और पवित्रता, चारों पवित्रता फैलाने वाले सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, कि तुम निरंतर बरसते रहो, तुम निरंतर जल बरसाओ, लेकिन वे न बरसे, लेकिन मेरे माता पिता मेरे वियोग में आंसू न बहाएं, पांचवे को वे न तरसे, मैं उनका पांचवा पुत्र हूँ और मेरे लिए वह कष्ट सहन न करें। मैं मजे में हूँ सही है, डर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। मैं मजे में हूँ सही है, तुम जाकर उन्हें संदेश दो मेरा कि मैं मजे में हूँ सही है, कि ये बात सच है कि मैं आनंद से हूँ यहाँ पर, ये तुम उनको सूचना देना। घर नहीं हूँ बस यही है, मैं केवल घर में नहीं हूँ, बस मुझे इसी बात का दुख है और मुझे किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं है, किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु ये जो बस है, ये मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि बस यही है, तो ये बस वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ा बस है। वास्तव में मेरी जो छोटी समस्या है यही मेरे लिए बड़ी है कि मैं अपनों से दूर हूँ और मुझे किसी तरह का कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, इसी बस में सब मेरा से। और ये जो छोटी सी समस्या जो मुझे बड़ी दिखाई दे रही है, मैं इसी में अपने आनंद से रहने की कोशिश करता हूँ, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते जीते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। और जब तुम मेरे माता पिता से के पास मेरा संदेश दो तो उनसे ये मत कहना उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें मेरी परेशानियां मत बताना, उन्हें केवल धैर्य या ढांढस बंधाना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, मैं निरंतर अपने लेखन कार्य को कर रहा हूँ, कवि है लिखने का काम करता है तो मैं निरंतर लेखन कार्य कर रहा हूँ। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ और उनसे कहना कि मैं निरंतर अपनी पढ़ाई का कार्य भी कर रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शौक कहना। काम करता हूँ कि कहना, उनसे कहना कि मैं निरंतर अपना काम करता हूँ, नाम करता हूँ कि कहना और आपका नाम में मैं ऊंचा करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका नाम खराब हो। चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शौक कहना, चाहते हैं लोग तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मत करो कुछ शौक कहना, उनसे कहना कि लोग चाहे आपसे कुछ भी कहें लेकिन आप किसी प्रकार का मेरे प्रति शौक व्यक्त मत करना। लोगों की आदत होती है
दुख व्यक्त करने के लिए आते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनसे किसी तरह की उनकी बातों को सुनकर दुखी मत होना। ये हमने यहाँ पर इस वीडियो में दूसरा जो पार्ट था वो पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम कविता का ये जो भाग है इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वाली क्लास में हमने बात की थी कि कवि जो है वह सावन के द्वारा अपने घर पर संदेश भेजने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि हे मेरे पुण्य पवित्र सावन, मेरे परिवार में जाकर और वहां पर तुम मेरे दुख को उनके सामने प्रकट मत करना। केवल मेरी जो अच्छी बातें हैं, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, यही बात वहां जाकर मेरे घर के लोगों को बताना। इसके साथ ही कवि कहते हैं, अपने परिवार को ये संदेश भी भेजते हैं सावन के द्वारा कि आप किसी की बातों में मत आना। यदि लोग कहें कि मुझे कोई कष्ट है, दुख है, तो आप उनसे उस बात से दुखी मत होना। मैं यहाँ पर प्रसन्न हूँ, मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं है। और यही परिवार का अपनत्व होता है, अपनापन होता है कि परिवार का हर व्यक्ति एक दूसरे को खुश रखना चाहता है, चाहे वह स्वयं दुख सहन कर ले, लेकिन अपने परिवार को किसी तरह से वह दुखी देखना पसंद नहीं करता। यहाँ पर भी हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा हम लोग यही संदेश प्राप्त करते हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कभी कहते हैं कि मेरे परिवार से जाकर कहना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल मस्त हूँ, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। काटने में व्यस्त हूँ मैं निरंतर यहाँ सूत काटने का काम करता हूँ। सूत काटने का जो काम मिलता है उसको भी मैं यहाँ निरंतर करता हूँ। वजन 70 सेर मेरा, और मेरा जो वजन है यहाँ पर वो भी 70 किलो का हो चुका है। और भोजन ढेर मेरा, निरंतर मुझे यहाँ पर अच्छा भोजन भी प्राप्त हो रहा है, तो खाने की भी मुझे कोई चिंता यहाँ पर नहीं है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। और उनसे कहना कि मैं यहाँ पर निरंतर कूदता हूँ, खेलता कूदता रहता हूँ, और दुखों का भी मैं डटकर सामना करता हूँ। खेलने का मतलब उन्हें हटाना, दुख को भी मैं डटकर उनका मुकाबला करता हूँ, उसे अपने से दूर हटाने की कोशिश करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और उनसे कहना कि मैं निरंतर मस्त हूँ, प्रसन्न हूँ। यूं न कहना अस्त हूँ मैं, उनसे जाकर ये मत कह देना कि मैं अब अस्ताचल में जाने वाले सूर्य के समान ढल रहा हूँ, ऐसा मत कहना। अर्थात मेरी परेशानियां उनके सामने जाकर प्रकट मत करना। अस्त का मतलब यहाँ पर एक तरह से छुपने से है, तो परिवार को इस तरह का कोई एहसास वहां मत करवाना। हाय रे ऐसा न कहना, हे कि जो वैसा न कहना, कर न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। तो मेरी वास्तविकता वहाँ उन लोगों को मत बता देना कि यहाँ मेरे साथ क्या अत्याचार होते हैं, क्या मुझे परेशानियां हैं। तो वास्तव में कवि को कष्ट ही मिल रहे थे, लेकिन वो अपने परिवार के लोगों को दुखी नहीं करना चाहता था। शायद इसीलिए वह सावन से ये संदेश भेजना चाहता है कि जिससे वहाँ के उनके परिवार के लोगों को थोड़ा सा धैर्य रहे, वह प्रसन्न रहे। हाय रे ऐसा न कहना, हे कि जो वैसा न कहना, जो वास्तव में जैसा तुम देख रहे हो ऐसी कोई बात वहां जाकर मत कहना। मुझे जो कष्ट यहाँ पर मिल रहे हैं उनका वर्णन तुम वहां जाकर मत करना। कर न देना जागता हूँ, उनसे मत कह देना कि मैं निरंतर जागता रहता हूँ अपने परिवार की याद में, मैं सो नहीं पाता, ये उनसे जाकर मत कहना। आदमी से भागता हूँ मैं, और निरंतर मुझे एक भय मेरे अंदर जो व्याप्त है, वह एक आदमी से भागता हूँ। दूसरों को देखकर कभी कभी मैं छुपने की कोशिश उनसे करता हूँ, तो ये भी जाकर वहां उनसे मत कह देना। कर न देना मौन हूँ मैं, और उनसे ये भी मत कहना कि मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, मैं लोगों से बात नहीं करता, ऐसा भी मत कहना। खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना। खुद न समझू कौन हूँ मैं, ये भी मत कह देना कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और मैं अपने आप को भी अब नहीं जानता। इस प्रकार की बात वहां मत कर देना।
देखना कुछ बक न देना। देखना वहां पर बोलते समय तुम कुछ ऐसी वैसी बात मत कर देना, उन्हें कोई शक न देना, उन्हें किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अंत में कवि पुनः अपनी बात कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे दूसरों को प्रसन्न करने वाले, चारों ओर खुशियां बिखेरने वाले पवित्र सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, पुण्य हो, तुम बरस लो वे न बरसे, केवल तुम्हें ही बरसना है, उनके नेत्रों से अश्रुधारा नहीं बरसनी चाहिए, अर्थात वे दुखी नहीं होने चाहिए। पांचवे को वे न तरसे, क्योंकि उनके 4 पुत्र घर में है, लेकिन 5वां जो मैं वहां पर नहीं हूँ तो वह मेरे लिए दुखी न हो, 5वें के लिए वह तरसे नहीं। इस बात का तुम विशेष ध्यान रखकर मेरा ये संदेश मेरे घर के लोगों को पहुंचा देना। इस प्रकार अपने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ कवि जो है किसी न किसी प्रकार से अपने परिवार से दूर रहते हुए भी उनको प्रसन्न करने की इच्छा रखते हुए सावन के बूंदों के साथ अपने संदेश को अपने परिवार को भेजने की कल्पना कर रहे हैं। तो ये अपने आप में परिवार के साथ अपनत्व का द्योतक है कि परिवार के प्रति जो अपनापन होता है वह इसी प्रकार का देखा जाता है। ये हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया है। इससे संबंधित जो कुछ शब्द हैं वो भी आप देख सकते हैं। नजर में तिर रहा है मतलब आंखों में तिर रहा है। पूर है जो मतलब वह घर जो परिपूर्ण है यानी खुशियों से भरा हुआ है। परिताप का मतलब आपको बताया था अत्यधिक कष्ट या दुख। नवनीत का मतलब मक्खन होता है। हेटे का मतलब गौण, जो परिवार के दूसरे भाई हैं वो अब आपको गौण लग रहे होंगे, उनसे आप बात भी नहीं कर रहे होंगे। नीक, नीक का मतलब होता है परंपरा। हमने देखा था कि आप माँ ने कहा था पिता से कि जो आपने परंपरा चलाई है, जो आपने प्रेरणा दी है पुत्र को, वो उसी पर चल रहा है। तो ये शब्दार्थ थे और इससे संबंधित जो PDF है वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।